गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद, राम राम सा। कल हमने जो 10वीं की किताब पढ़ रहे थे राजस्थान अध्ययन की, उसमें राजस्थान जो पहला चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, उसमें अपन ने कुछ पढ़ लिया था। उससे आगे बात शुरू करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि नवपाषाण काल, पाषाण काल, धातु काल, लौह काल। उसके बाद में आज हमारा चैप्टर यहाँ से शुरू होगा। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, वो कहाँ स्थित है, उनमें क्या मिला है, कैसे वहाँ जीवन चलता था। सबसे पहली जो सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में जो सबसे पहली सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। प्राचीन दशवती और सरस्वती नदी घाटी, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है। जो सरस्वती नदी घाटी है, जो पुराना नाम है सरस्वती नदी घाटी, अभी वर्तमान में घग्गर नदी का जो क्षेत्र है में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित ये सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। इसलिए इस सभ्यता का नाम काली चूड़ियों के कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा पड़ा है। सर्वप्रथम 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961 और 62 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए, यानी कि इस सभ्यता में खुदाई हुई है तो खुदाई 5 स्तरों की हुई है। जो प्रथम 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, यानी जो नीचे के 2 स्तर है, नीचे के जो 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्राग हड़प्पा सभ्यता, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता। तो इस प्रकार अपन कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांट लेंगे। प्राग हड़प्पा यानी कि जो प्रथम 2 स्तर हैं, जो हड़प्पा से भी प्राचीन है, जो नीचे दबे हुए हैं वो हड़प्पा से भी प्राचीन उपकरण यहाँ प्राप्त हुए हैं। और तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की जो सामग्री है वो हड़प्पा सभ्यता की। तो दूसरा जो है हड़प्पा सभ्यता है। इसको अपन 2 भागों में बांट लिए सभ्यता को, प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरी हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट सवाल है, यहाँ मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को, जो मिट्टी की ईंटें उनको धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। तो ये कालीबंगा सभ्यता है जहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की स्वाधान पद्धतियाँ की जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौना में बैलगाड़ी है, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मोर हड़प्पा सभ्यता में अपना विशेष स्थान रखती है। यानी कि ये जो कालीबंगा है उसमें आपको ध्यान रखना है, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी कि जैसे हल चलता है, हल चलने के बाद में मान लो सभ्यता नष्ट हो गई, उसके बाद में वो साक्ष्य बचे रह गए। तो अभी जो वैज्ञानिकों को साक्ष्य मिले हैं वो जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और क्रॉस में फसल बोई गई है। एक तरफ गेहूँ मान लो, दूसरी तरफ जौ मान लो, तो एक ही खेत में 2 फसल उगाते थे ये लोग। उसके बाद में अगली सभ्यता है आड़ सभ्यता। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी, जिसको बाइड नदी कहते हैं, आड़ नदी के तट पर बसे आड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष माने गए हैं।
ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई थी, जिसे धूलकोट यानी धूल यानी मिट्टी का टीला कहते हैं। सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं इसके बाद रतन चंद्र, जिनको अपन आर सी अग्रवाल कहते हैं, और एच डी सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया। इस सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। जो कालीबंगा के लोग थे वो मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन आड़ वाले लोग धूप में सुखाई ईंटों के साथ में पत्थरों का भी प्रयोग करते थे। आड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आड़ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ताकि ये गहने और आभूषण शवों के साथ रखते थे। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो खोज हुई है उसमें मिट्टी के बर्तन आड़ से सर्वाधिक मिले हैं, जो आड़ को लाल काली मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है। आड़ का जो दूसरा नाम है वो ताम्रवर्ती नगरी भी मिलता है, जो यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया होगा। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से यहाँ रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने का भी अनुमान लगाया जाता है। तो आड़ से अपन को ध्यान रखना है, इसको ताम्रवर्ती नगरी कहते हैं। यहाँ के लोग मृतकों के साथ गहनों और आभूषणों को दफनाते थे, जो कि पुनर्जन्म में विश्वास होने की बात को बताता है। दूसरी बात ये याद रखनी कि यहाँ पर मिट्टी के सर्वाधिक बर्तन मिले हैं, जो लाल और काले मिट्टी बर्तन वाली जो संस्कृति है उसका प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं कि आड़ की ये प्रमुख केंद्र रहा होगा। और जो ठप्पे मिले हैं यहाँ से उत्खनन में ठप्पे मिले हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रंगाई और छपाई का जो काम है बहुत उन्नत और समृद्ध था। इसके बाद में अपनी अगली सभ्यता है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता वर्तमान में राजसमंद जिले जो गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई। ये जो गिलुंड सभ्यता है वो आड़ संस्कृति की ही सभ्यता है, जो राजसमंद जिले में स्थित है, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ पे उत्खनन हुआ। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। उत्खनन में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। यह याद रखना अपन को कि गिलुंड में 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। एक तो सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मर्दबांड। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां, हाथीदांत की चूड़ियां के अवशेष मिले हैं। आड़ में पक्की ईंटों यानी कि आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ है, जबकि गिलुंड में इनका उपयोग प्रचुर मात्रा में हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि कालीबंगा में क्या हुआ, मकान बनाने के लिए धूप में सुखाई गई और पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। उसके साथ आड़ में क्या हुआ, आड़ में धूप में सुखाई हुई ईंटों का साथ में पत्थरों का प्रयोग भी मकानों हुआ। उसके बाद में जो गिलुंड सभ्यता है उसमें वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे आग में पकाई ईंटों का प्रयोग भी मकान बनाने के लिए हुआ है। इन तीनों सभ्यता में ये मेन डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। फिर अगली सभ्यता है बागोर की सभ्यता। बागोर अभी वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में कोठारी नदी पर डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। आखेटक का मतलब है कि शिकार करना। यहाँ पे लघु उपकरण मिले हैं।
जो बागोर की सभ्यता है, यहाँ पे ऐसे उपकरण मिले हैं जो सबसे पुरानी है, यानी कि जब पाषाण काल चल रहा था तब ये सभ्यता अस्तित्व में थी, ऐसा यहाँ से प्राप्त उपकरणों से सिद्ध होता है। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र रहा है। इसके बाद में अपनी अगली सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर नीम का दाना शिखर कांसली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से यहाँ 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध का मतलब हथियार, गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के हथियार वे उपकरण मिले हैं जो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सिद्ध करती है। यह आप लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, ये जो उपकरण मिले हैं यहाँ से गणेश्वर से, जो इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे पुरानी सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों व पात्रों में 99% तांबा है, जो इस क्षेत्र में तांबे की प्रचुरता प्राप्ति का प्रमाण है। यानी आप समझ सकते हो कि जब यहाँ के उपकरणों और पात्रों में 99% तांबा मिल रहा है, इसका मतलब यही है कि यहाँ पे तांबा खूब था। तो यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपकृष्णवर्णी मृद पात्र कहते हैं। ये बर्तन काले और नीले रंग से सजाए गए हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है, तो आपको आंसर करना है गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर जिले में स्थित है। यहाँ से तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्रांसपोर्ट किया जाता था, क्योंकि यहाँ पे तांबा बहुत ज़्यादा था, इसलिए तो 99% तांबे के उपकरण यहाँ से बने हैं। तो यहाँ से तांबा ज़्यादा होने के कारण यहाँ का तांबा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। ये जो प्रमुख सभ्यताएं अपनी पूरी कंप्लीट होगी। आपने देखा सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे 6,000 वर्ष पुरानी ये सभ्यता है। इसके बाद में यहाँ की खोज किसने की, यहाँ क्या क्या मिला, यह 5 स्तरों पे खुदाई हुई है, ये ध्यान रखना है। पहले और दूसरा जो स्तर है नीचे का, वो हड़प्पा से भी पुराना है, और तीसरा, चौथा और पांचवा है वो हड़प्पा के समकालीन है। यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, 2 फसलें बोई जाती थी, एक कंकाल मिला है जिसमें 6 छिद्र हैं। फिर आर्ट सभ्यता में ये ध्यान रखना है कि मकान बनाने में धूप में सुखाई ईंटों के साथ में पत्थरों का भी प्रयोग हुआ है, जबकि कालीबंगा में सिर्फ मकान बनाने में सुखाई गई ईंटों, धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग हुआ। इससे बढ़कर आगे गिलुन सभ्यता में आग से पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। ये मेन डिफरेंस है इन तीनों सभ्यताओं से। फिर बागोर की सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। फिर गणेश्वर सभ्यता जो सीकर जिले में स्थित है। ये मेन मुख्य प्रमुख सभ्यताएं हो गई। इसके बाद में है अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं। भीनमाल जालोर में है। भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, जिसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल ने करवाया। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र जिसमें शराब का सेवन किया जाता है, वे एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। तो आप देख सकते हैं कि भीनमाल जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। और यहाँ से अपन को रोमन एम्फोरा वे एक यूनानी सुराही मिली है, यानी ये अपन कह सकते हैं कि ये एक प्राचीन सभ्यता है। और यहाँ से रोम में ट्रांसपोर्ट होता था, वहाँ की यहाँ चीज़ मिली है, इसका मतलब यही है। एक रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही मिली है, तो ये विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि कर रहा है भीनमाल जालोर। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राग ऐतिहासिककालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। ईसवाल उदयपुर में स्थित है। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट जो जयपुर में है की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी
से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नीलरतन बनर्जी, कैलाश चंद्र दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से एक गोल मिंदर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट से हमको एक गोल मिंदर प्राप्त हुआ है, अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बेराट के समीप से अपन को अशोक का जो भाब्रू अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। जो भाब्रू का शिलालेख है वो बौद्ध धर्म, अशोक का बौद्ध धर्म अपनाने का सबसे पुख्ता प्रमाण है। वो हमें बेराट से मिला है। एक गोल मंदिर मिला है, एक अशोक का स्तंभ के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। बालातल जो उदयपुर जिले में स्थित है, प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। आप देख सकते हैं कि बालातल उदयपुर में है और एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है ये, जिसकी खोज प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुई है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण हमको मिले हैं। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंगमेल जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ओजियाना भीलवाड़ा जिले में, नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में, बरौर गंगानगर जिले में, तिलवाड़ा बाड़मेर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, नोहो भरतपुर में, नगर टोंक में और आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। इन सभी सभ्यताओं से संबंधित जिले का नाम आप याद रखना। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, हड़प्पा सभ्यता के पतन 1800 ईसा पूर्व के आसपास जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद में राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार कैसे हुआ। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा और चक 64 से मिले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि वैदिक सभ्यता के अवशेष हम लोगों को कहाँ से मिले हैं, अनूपगढ़ से, तरखानवाला डेरा से और चक 64 से वैदिक सभ्यता के अवशेष मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियां के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिणी सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र राजस्थान की ओर फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार कर पाना थोड़ा मुश्किल है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित तो जरूरी थे, इसलिए उन्होंने इसका उल्लेख किया है। ये तो प्रमाणित हो ही जाता है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख है। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश, जिसको अपन अभी बीकानेर कह रहे हैं, महाभारत के अनुसार राजस्थान का जो जांगल देश है, वर्तमान का बीकानेर, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका परम मित्र या अधीनस्थ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात से महात्मा बुद्ध के समय तक का राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है, यानी कि इसकी जानकारी नहीं है। जैसे भारतीय इतिहास में महाभारत के पश्चात और महात्मा बुद्ध के समय की जानकारी नहीं है, उसी प्रकार राजस्थान में भी इस इतिहास की जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक व लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। किंतु बुद्ध के समय से भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रमाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच में 2 प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई देती है। प्रथम तो जनपदों का उदय और द्वितीय साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष, यानी बौद्ध के बाद में
बौद्ध के बाद में बौद्ध ग्रंथों से अपने को पता पड़ता है कि 6ठी शताब्दी के बाद में जो भारतीय इतिहास में दो प्रमुख घटनाएं घटती है, दो प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। पहली प्रवृत्ति है जनपदों का उदय और दूसरी है साम्राज्य विस्तार हेतु इन जनपदों के मध्य संघर्ष। जो अगला टॉपिक है वो है राजस्थान के जनपद, कि जो जनपद काल था उसमें राजस्थान में कौन कौन से जनपद थे। आर्यों के प्रसार के अंतर्गत और उसके पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी अनेक जनपदों का उदय, विकास और पतन हुआ। बौद्ध साहित्य, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उससे अपन को जो 16 जनपद है उसकी एक सूची प्राप्त होती है। इन जनपदों में 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है। उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही था, और अपन पहले ही बात कर रहे थे कि मत्स्य जनपद और सुरसैर जनपद राजस्थान के हिस्से में थे। जो 16 जनपदों का उल्लेख हुआ है उनमें से मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था, और राजस्थान के अनेक भाग कुरु, सूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। यानी कि राजस्थान के जो क्षेत्र है वर्तमान के, उनका कुछ ना कुछ क्षेत्र कुरु जनपद में, सूरसेन जनपद में और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत आता था। इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद कहलाता था। तो ये भी ध्यान रखना है, सिवी जनपद में अभी वर्तमान का कौन सा क्षेत्र है, चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद के अंतर्गत आता था। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए, और इसके बाद इन्हीं के नाम पर उनके क्षेत्र हो गए। मालव, योद्धे और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बस गए। किस कारण से? सिकंदर के आक्रमणों से अपनी सुरक्षा के लिए ये पश्चिम की सीमा से राजस्थान के अंदर एंटर हो गए। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है। यानी कि इसका सबसे उल्लेख ऋग्वेद में होने का ये मतलब है कि मत्स्य जनपद ऋग्वेदिक काल से भी अस्तित्व में था। शतपथ ब्राह्मण और कौशिक के उपनिषद में भी मत्स्य जन का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी मत्स्य जनपद की गणना भारत के प्रमुख जनपदों में हुई है। अनुमान है कि दक्षिण में इसका विस्तार चंबल की पहाड़ियों तक और पश्चिम में पंजाब से सरस्वती नदी के जंगलों तक हुआ है। इस प्रदेश में आधुनिक जयपुर था। अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। मत्स्य जनपद में वर्तमान के जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। महाभारत काल में मत्स्य जनपद का शासक विराट था, जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी कि बेराट बसाकर उसे मत्स्य जनपद की राजधानी बनाया। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। इन्हीं का पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो ये जो परीक्षित था इनका उत्तराधिकारी बना। महाभारत काल के पश्चात मत्स्य जनपद के इतिहास के संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, किंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का मत है कि महाभारत के बाद कुरु और यादव जनपद निर्बल हो गए। यानी महाभारत के बाद में जो कुरु जनपद था और यादव जनपद था वो कमजोर हो गए। इन शक्तिशाली जनपदों की निर्बलता का लाभ उठाकर मत्स्य राज्य शक्तिशाली हो गया और उसकी राजधानी विराटनगर की समृद्धि में वृद्धि हुई। मत्स्य जनपद के निकट आधुनिक अलवर के कुछ भागों में साल्व जाति रहती थी। अस्पष्ट सीमा को लेकर इन दोनों में प्राय संघर्ष होता रहता था। साल्वों की भांति चेदी जनपद भी मत्स्य जनपद का पड़ोसी था। चूंकि दो पड़ोसी राजनीतिक शक्तियों में प्राय शत्रुता रहती है, अतः चेदी और मत्स्य जनपद में भी संघर्ष चलता रहता था। एक अवसर पर चेदी राज्य ने पूर्ण शक्ति के साथ मत्स्य राज्य पर आक्रमण कर मत्स्य जनपद को चेदी जनपद में मिला लिया। अनुमान है कि मत्स्य जनपद अधिक समय तक चेदी जनपद का अधीन नहीं रहा और कुछ समय बाद वापस अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। कुछ समय बाद ही मत्स्य जनपद मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया, क्योंकि उस टाइम मगध ही सबको अपने राज्य में मिला रहा था। तो मत्स्य जनपद स्वतंत्र होने के बाद में भी मगध की साम्राज्यवादी नीति का शिकार हो गया और अंत में मगध के सम्राटों ने
भारत के अन्य जनपदों की भांति मत्स्य जनपद को भी जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। मौर्य के शासनकाल में मत्स्य जनपद मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जो बेराट से प्राप्त अशोक का शिलालेख और अन्य मौर्य युगीन अवशेष इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। तो अपन ने आज जो सभ्यताएं पढ़ी है, कालीबंगा, बेराट, गणेश्वर और अनेक प्रकार की, ये अपन सभी प्रमुख सभ्यताएं पढ़ी है। उसके बाद में राजस्थान में जनपद काल में कौन से जनपद थे, सूरसेन, कुरु और मत्स्य जनपद का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक था। इसके बाद में कल अपन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।